हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरूज अनुथ्रिया। हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी की बुक है, जिसमें चैप्टर 8 एंड चैप्टर 10 कोशिका से रिलेटेड है। हम दोनों को कंप्लीट कर चुके हैं, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल एंड ये कोशिका जीवन की इकाई, ये हम दोनों चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 9 है जैवड़ो यानी कि बायोमॉलिक्यूल। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन लाइन टू लाइन कंप्लीट करेंगे। अगर आप एनसीईआरटी रीड भी करते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं भी रीड करते हो आप वीडियोस देख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम बहुत ज़्यादा डीपली समझेंगे, और जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा या एकदम थॉरोली लाइन होगी, सिंपल सिंपल लाइन होगी, उसको हम थॉरोली रीड करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? ये जो सेशन है वो नीट एंड जो टीजीटीज हैं साइंस वाले एंड जो जनरल एग्जाम्स होते हैं, जनरल एग्जाम्स जो होते हैं उसमें साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस जीव मंडल में विविध प्रकार के जीव मिलते हैं। मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि क्या सभी जीव रासायनिक संगठन की दृष्टि से एक ही प्रकार के तत्वों व यौगिकों से मिलकर के बने होते हैं? बिल्कुल नहीं। आप रसायन विज्ञान में सीख चुके होंगे कि तत्वों का विश्लेषण कैसे करते हैं। बिल्कुल। यदि पादप व प्राणी ऊतकों व सूक्ष्म जीवी लेई में तत्वों का परीक्षण करें तो हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व अन्य तत्वों की एक सूची प्राप्त होती है, जिनकी मात्रा जीव ऊतकों की प्रति इकाई मात्रा में भिन्न भिन्न होती है, यानी प्रत्येक जीव ऊतक में अलग अलग होती है। यदि उपरोक्त परीक्षण निर्जीव पदार्थों जैसे भूपर्पटी के एक टुकड़े का करें तब भी हमें तत्वों की उपरोक्त सूची प्राप्त होती है। लेकिन दोनों सूचियों में अंतर क्या है? सुनिश्चित तौर पर उनमें कोई अंतर नहीं मिलता। सभी तत्व जो भूपर्पटी के नमूने में मिलते हैं वे सभी जीव ऊतकों के नमूने में भी मिलते हैं। कार्बन मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, नाइट्रोजन मिल गया, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा, सारे सभी। फिर भी सूक्ष्म परीक्षण से पता चलता है कि कार्बन व हाइड्रोजन की मात्रा अन्य तत्वों की अपेक्षा किसी भी जीव में भूपर्पटी से सामान्यतः ज़्यादा होती है, यानी कि जीव में कार्बन एंड हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगी, जो निर्जीव है या जो भूपर्पटी है उसमें कम होती है। चलिए आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे करें, देखते हैं। चलिए, इसी तरह से हम पूछ सकते हैं कि जीवों में कार्बनिक यौगिक किस रूप में मिलते हैं? अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं, कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। उपरोक्त उत्तर पाने के लिए कोई व्यक्ति क्या करेगा? इसका उत्तर पाने के लिए हमें रासायनिक विश्लेषण करना होगा। हम किसी भी जीव ऊतक, जैसे सब्जी हो गया या यकृत का टुकड़ा, को लेकर खरल या मूसल की सहायता से, यानी खल्लड़ वगैरह जो होता है, ओखली की सहायता से ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड अम्ल के साथ पीसते हैं। किसके साथ पीसेंगे हम? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ। भाई हमको अगर उसका केमिकली एनालाइज करना है उसको, तो कैसे करेंगे? उसका कोई टुकड़ा लिया, उसके क्या करेंगे, उसको ओखली में कूटेंगे, उसमें क्या मिलाएंगे? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। जिसके बाद क्या होगा? एक गाढ़ा कर्दम या स्लरी प्राप्त होगा। कूट लिया तो क्या प्राप्त होगा हमें? गाढ़ा कर्दम या स्लरी। पुनः ऐसे क्या करेंगे? महीन कपड़े में रखकर कसकर निचोड़ने के बाद हमें दो अंश प्राप्त होते हैं। दो अंश कौन कौन से होंगे? जो अम्ल में घुला होता है उसे निस्यंद कहते हैं, और दूसरा अंश क्या होता है? अम्ल में अम्लीय, जिसे क्या कहा जाएगा? धारित। यानी कि जो अम्ल में घुल गया उसको क्या कहेंगे? निस्यंद, और जो अम्ल में नहीं घुला उसको क्या कहेंगे? धारित। वैज्ञानिकों ने अम्ल घुलनशील भाग में हजारों कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त किया। वेट अ मिनट गाइस।
वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जो अम्ल घुलनशील भाग था, अम्ल घुलनशील भाग कौन सा था? निस्यंद। निस्यंद में हजारों कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त किया गया। तो मैं हायर क्लासेस में बताया जाएगा कि जीव ऊतकों के नमूनों का विश्लेषण व इनमें मिलने वाले विशेषकर कार्बनिक यौगिकों की पहचान कैसे करें। किसी निचोड़ में मिलने वाले विशेष यौगिक को उसमें मिलने वाले अन्य यौगिकों से अलग करने के लिए विभिन्न पृथक्करण विधि अपनाते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि कोई निचोड़ में कोई भी विशेष यौगिक मिल रहे हैं या फिर कोई भी उसमें कोई अन्य यौगिक मिल रहे हैं, तो उनको अलग करने के लिए क्या करेंगे? विशेष पृथक्करण विधि। पृथक्करण विधि से क्या करते हैं? उनको अलग अलग किया जाता है जब तक कि वह अलग नहीं हो जाता। अरे आप देख सकते हो ना कि आप किसी डेयरी वगैरह पे जाओ तो सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस की जाती है, उसमें क्या मक्खन को अलग किया जाता है दूध से, घुमा घुमा के, वो एक पृथक्करण प्रोसेस हो गई। दूसरे शब्दों में एक वियुक्त एक शुद्ध यौगिक होता है, जो अलग हो गया वो क्या है? एक शुद्ध यौगिक है। विश्लेषणात्मक, भाई अलग नहीं होगा जब तक तो मिक्स रहेगा ना, वो मिक्स रहेगा तब तक तो शुद्ध नहीं है, लेकिन जैसे ही वो अलग हो गया, अलग होने के बाद क्या है? वो शुद्ध यौगिक हो गया। विश्लेषणात्मक तकनीक का प्रयोग कर किसी भी यौगिक के आणविक सूत्र व संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी तकनीक? विश्लेषणात्मक तकनीक, यानी एनालिटिक जो प्रोसेस होती है, उस एनालिटिक प्रोसेस के माध्यम से हम कोई भी जो यौगिक है उसका आणविक सूत्र कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और संभावित संरचना जो है उसके बारे में भी पता कर सकते हैं। जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को जैव अणु कहा जाता है। यानी जैव अणु मतलब जो जीवित में पाए जा रहे हैं और जो कार्बनिक यौगिक पाए जा रहे हैं उनको क्या कहेंगे? जैव अणु। लेकिन जीवों में भी अकार्बनिक तत्व या यौगिक मिलते हैं। हम ये कैसे जान पाते हैं? एक थोड़ा भिन्न किंतु भंजक प्रयोग करना पड़ेगा। जीव ऊतक कौन सा? पर्ण, पत्ती ले लिया, यकृत ले लिया, कि थोड़ी मात्रा को तोलकर यह नम भार कहलाता है, इसको क्या करेंगे? सुखा लेंगे, जिससे कि संपूर्ण जल वाष्पित हो जाएगा। यानी हमने क्या किया? कोई भी पत्ती ली या फिर यकृत का टुकड़ा लिया, उसको तोला, तो जब वो तोला तो वो जो गीला भार हो गया, नम भार हो गया, फिर उसको सुखा दिया, शुष्क कर लिया, तो उसमें जल क्या हो गया? वो उड़ उड़ के भाग जाएगा, फिर वो क्या? सूखा सा रह जाएगा। बचे हुए पदार्थ से शुष्क भार प्राप्त होता है, यानी कि अब उसमें पानी नहीं बचा, अब उसमें क्या है? या तो मिनरल्स है या फिर कार्बनिक कंपाउंड है। यदि ऊतक को पूर्ण रूप से जलाया जाए तो सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत होकर गैसीय रूप CO2 व जलवाष्प में अलग हो जाते हैं। जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे वो ऑक्सीकृत हो जाएंगे, किस रूप में? गैसीय रूप हो गया, या तो CO2 हो गया, जलवाष्प हो गया। बचे हुए पदार्थ को भस्म कहते हैं। जो बचा हुआ पदार्थ है वो क्या है? भस्म, मिनरल्स वगैरह। इस भस्म में क्या होंगे? अकार्बनिक तत्व। कौन कौन से? जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, एक्सेट्रा, बहुत सारे मिलते हैं। अकार्बनिक यौगिक कौन से हो गए? सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, आदि अम्ल घुलनशील अंश में मिलते हैं। किस में मिलेंगे? अम्ल घुलनशील अंश में मिलेंगे। इस कारण से तत्वीय विश्लेषण से किसी जीव ऊतक के तत्वीय संगठन की हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन आदि के रूप में जानकारी मिलती है। ये सारणी में दिखाया गया है। क्लियर है? यौगिकों के परीक्षण से जीव ऊतकों में उपस्थित कार्बनिक व अकार्बनिक क्रियात्मक समूह जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक यौगिकों आदि की पहचान की जा सकती है। भाई हम जब केमिकली उसकी स्टडी करेंगे तो उसे हम पता चल जाएगा एल्डिहाइड है, कीटोन है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक एक्सेट्रा, इसके बारे में। किंतु जीव विज्ञान की दृष्टि से इन्हें अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड क्षार, फैटी एसिड
इत्यादि में वर्गीकृत किया जाता है। यानी अगर हम केमिकल की दृष्टि से देखें, केमिस्ट्री की दृष्टि से देखें तो कैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एक्सेट्रा, जितने भी कार्बनिक है, कार्बनिक है ना। अगर हम बायोलॉजी की दृष्टि से देखेंगे तो कैसे होगा, अमीनो एसिड हो गया, न्यूक्लियोटाइड बेस हो गए, फैटी एसिड हो गया, एक्सेट्रा। अमीनो एसिड कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें इसके एक ही कार्बन यानी अल्फा कार्बन, मेन कार्बन जो होता है पहला 1 डिग्री, अल्फा कार्बन पर एक अमीनो समूह व एक अम्लीय समूह प्रतिस्थापित होते हैं। कौन कौन सा होगा, एक अमीनो समूह होगा और एक अम्लीय समूह। इस कारण इन्हें अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। अमीनो अम्ल कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें एक ही कार्बन यानी कि जो अल्फा कार्बन है, पहला कार्बन है, उस कार्बन पर क्या है, एक अमीनो समूह और एक अम्लीय समूह होता है। इसको अल्फा अमीनो एसिड कहा जाता है। ये कैसे, प्रतिस्थापित मेथेन है। अरे ये H H H H तो प्रतिस्थापित हो गए ना, NH2 आ गया, COOH आ गया, R आ गया, है ना। तो प्रतिस्थापित मेथेन है। 4 प्रतिस्थायी समूह 4 संयोजकता स्थल से जुड़े रहते हैं। 4 प्रतिस्थापी यानी हाइड्रोजन को भगाया, उसकी जगह दूसरे जुड़ गए। ये समूह हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया, कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह हो गया, अमीनो समूह, अमीनो समूह हो गया NH2, और भिन्न परिवर्तनशील समूह जिसे R समूह कहा जाता है, ये R हो गया, हाँ ये R, ये R हो गया, से व्यक्त करते हैं। तो ये क्या है, अमीनो एसिड बनता है, पाए जाते हैं। आर समूह की प्रकृति के आधार पर अमीनो एसिड अनेक प्रकार के, आर समूह का मतलब देखो, ये CH3 भी हो सकता है, ये C2H5 भी हो सकता है भाई, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो इसके आधार पर अलग अलग होते हैं। फिर भी प्रोटीन में उपलब्धता के आधार पर ये 21 प्रकार के होते हैं। यानी अमीनो एसिड प्रोटीन में जो इनकी प्रेजेंस होती है उसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 21 प्रकार के। इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में डायरेक्टली दे रखा है। प्रोटीन के अमीनो एसिड में आर समूह, हाइड्रोजन, अमीनो एसिड ग्लाइसिन, मैथिल समूह एलेनिन, हाइड्रोक्सिल मैथिन, सीरीन आदि हो सकते हैं। क्लियर है भाई, हाइड्रोजन वाला अमीनो एसिड ग्लाइसिन हो गया, मैथिल समूह वाला एलेनिन हो गया, हाइड्रोक्सिल मैथिन वाला सीरीन हो गया। तो अलग अलग जो है उसके किस हिसाब से उसमें प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं, उस हिसाब से उनके नाम हो जाते हैं। 21 में से 3 को चित्र 9.1 में दर्शाया गया है। क्लियर। इस सूची को एक मिनट अलग से वीडियो बनाया जाएगा इसके लिए ना, छोटा, क्योंकि बीच में गोलमेल नहीं करना। अमीनो एसिड के भौतिक व रासायनिक गुण मुख्यतः अमीनो, कार्बोक्सिलिक व आर क्रियात्मक समूह पर निर्भर करते हैं। भाई किसी चीज में 3 चीज जुड़ी हुई है, कार्बन है उसमें क्या क्या जुड़ रहा है, अमीनो ग्रुप जुड़ गया, COOH ग्रुप जुड़ गया, एक R ग्रुप जुड़ गया, तो इन तीनों के ही उसमें वो आएंगे ना कैरेक्टर, तीनों के कैरेक्टर आएंगे ना। अमीनो व कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पर अम्लीय, उदाहरण ग्लूटामिक एसिड, क्षारीय लाइसिन। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उसके, और जो अमीनो ग्रुप है उसके आधार पर एसिडिक या बेसिक होते हैं। और उदासीन का एग्जांपल कौन सा हो गया, वेलिन। आपको याद रखना है, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, वेलिन। वेलिन जो होता है वो कैसा है, न्यूट्रल है। लाइसिन कैसा है, बेसिक है। ग्लूटामिक कैसा क्या है, एसिडिक है। आपको याद रखना है। इस तरह से एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन सा हो गया, टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन होते हैं। अगर एरोमेटिक की बात की जाए तो कौन सा हो गया, टायरोसिन हो गया, फिनाइलएलेनिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया। क्लियर है, कई सारे हो गए, कितने हो गए। कि अगर एसिडिक की बात की जाए तो कौन सा हो गया, ग्लूटामिक एसिड। बेसिक की बात की जाए तो लाइसिन हो गया। अगर न्यूट्रल की बात की जाए तो वेलिन हो गया।
एरोमेटिक की बात की जाए तो टायरोसिन हो गया, फिनाइलएलेनिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया। क्लियर? अमीनो एसिड का एक विशेष गुण यह है कि अमीनो NH व कार्बोक्सिलिक COOH समूह आयनीकरण प्रकृति के होते हैं। बिल्कुल, ये आयनीकरण प्रकृति के होते हैं। अतः विभिन्न pH वाले विलयनों में अमीनो एसिड की संरचना परिवर्तित होती रहती है। इनकी प्रकृति कैसी होती है? आयनीकृत। तो फिर इनको अलग अलग अम्लीय आयनों उसमें अलग अलग pH वाले विलयनों में डालेंगे तो अम्लीय आयन जो है या अमीनो अम्ल जो है, अमीनो एसिड जो है, उसकी संरचना परिवर्तित होती रहेगी। ये देख लेते हैं। C के नीचे H हो गया, NH3 प्लस हो गया, COOH R प्लस लगा रखा है, ये नहीं तो NH2 हो जाएगा, है ना। फिर ये इससे पहुंच के इस पे आ गया, फिर ये NH2 हो गया, COOH, CH R और COO माइनस। इस तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित होते रह रहे हैं। इसको क्या बोला जाएगा? ज्वेटर आयनिक प्रारूप। ज्वेटर आयनिक प्रारूप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके कार्बन से चारों चीजें अलग जुड़ रही हैं। ज्वेटर आयन किसे कहा जाता है? कि एक से चारों चीजें अलग जुड़ी हो। एक तरफ हाइड्रोजन हो गया, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, एक तरफ जो है अमीनो ग्रुप हो गया, और एक तरफ क्या हो गया? आर हो गया। तो चार तरफ अलग अलग हो गया, इसको इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? ज्वेटर आयन कहा जाता है। आई थिंक यहां तक क्लियर होना चाहिए। मुझे लगता है इसको किसी को कोई समस्या होनी चाहिए। थोड़ा सा और रह गया बस, है ना। सामान्यतः लिपिड जो होते हैं पानी में अघुलनशील होते हैं। लिपिड का मतलब फैटी चीजें जो होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तेल कोई पानी में डालूं तो घुलनशील नहीं है ना, आप याद रख सकते हैं इस चीज से। तो साधारणतः जो लिपिड होते हैं वो पानी में अघुलनशील होते हैं। ये साधारण वसा अम्ल हो सकते हैं। वसा अम्ल में एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है, बिल्कुल, जो एक आर समूह से जुड़ा होता है। वसा अम्ल में क्या होगा? एक कार्बोक्सिलिक समूह होगा, वो किससे जुड़ा होगा? आर ग्रुप से जुड़ा होगा। आर समूह कौन कौन से? मैथिल अथवा एथिल या उच्च संख्या वाले CH2 समूह, एक कार्बन से लेके 19 कार्बन तक। तो कितने हो सकते हैं? कार्बन संख्या 1 से लेके 19 तक जो है वो आर समूह हो सकता है। उदाहरण के लिए पाल्मिटिक एसिड में कार्बोक्सिलिक कार्बन के सहित 16 कार्बन मिलते हैं। यानी पाल्मिटिक एसिड जो होता है उसमें कितने कार्बन मिल रहे हैं? 16। लेकिन जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका भी कार्बन इसमें है, COOH में से C का कार्बन भी। तो 16। पाल्मिटिक एसिड में कितने? 16। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को हटा देते हैं तो 15। अगला है एराकिडोनिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक कार्बन सहित 20 कार्बन परमाणु होते हैं। यानी जो पाल्मिटिक एसिड होता है उसमें कितने होते हैं? 16। एराकिडोनिक जो होता है उसमें कितने होते हैं? 20। लेकिन इसमें क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड है, अगर आप इसको हटा दोगे तो 19 ही मिलते हैं, 1 से 19 तक मिलते हैं। क्लियर? वसा अम्ल संतृप्त बिना द्विकबंध के, यानी जिनमें द्विकबंध नहीं है वो संतृप्त, सिंगल बॉन्ड है, या असंतृप्त। असंतृप्त मतलब एक या एक से अधिक द्विबंध प्रकार के हो सकते हैं। दूसरा साधारण लिपिड कौन सा है? ग्लिसरॉल है, जो ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन है। अगर सिंपल लिपिड की बात की जाए तो कौन सा हो गया? ग्लिसरॉल हो गया। ग्लिसरॉल क्या है? ट्राईहाइड्रोक्सी लिपिड, प्रोपेन, सॉरी, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन है। बहुत सारे लिपिड्स में ग्लिसरॉल व वसा अम्ल दोनों मिलते हैं। बहुत सारे लिपिड्स ऐसे होते हैं जिनमें ग्लिसरॉल भी मिल रहा है और वसा अम्ल भी मिल रहा है। यहां पर ग्लिसरॉल से, या क्या हो गया, कहां गए, यहां पर वसा अम्ल जो है वो ग्लिसरॉल से एस्टरीकृत होता है। यानी कि वसा अम्ल क्या है? ग्लिसरॉल से एस्टरीकृत हो रहा है। तब वे क्या बना रहे हैं? मोनोग्लिसरॉइड, डाइग्लिसरॉइड या ट्राइग्लिसरॉइड हो सकते हैं। भाई ग्लिसरॉइड से एक्सट्रीक्ट क्या हो गया तो क्या हो गया? मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसराइड हो सकते हैं। गलन बिंदु के आधार पर वसा या तेल कहलाते हैं।
यानी किस पॉइंट पर वो गल जाएंगे, उस बिंदु के आधार पर उनको क्या वसा या तेल कहे जाते हैं। तेलों का गलनांक जो होता है वो अपेक्षाकृत कम होता है। तेल जो है वो क्या होता है, मतलब अगर आप सिंपल तेल की बात करें तो वो लिक्विड स्टेज में मिलता है, पानी की तरह ही तो मिलता है। हाँ गाढ़ा होता है लेकिन होता पानी की तरह, जैसे जिंजेली तेल। अतः सर्दियों में तेल के रूप में होते हैं। क्या आप बाजार में उपलब्ध वसा की पहचान कर सकते हैं? कुछ लिपिड्स में फास्फोरस व एक फास्फोरिलीकृत कार्बनिक यौगिक मिलते हैं। कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जिनमें फास्फोरस व एक फास्फोरिलीकृत कार्बनिक यौगिक मिलते हैं। ये फॉस्फोलिपिड्स हैं जो कोशिका झिल्ली में मिलते हैं, जैसे कि लेसिथिन। ये क्या है? फॉस्फोलिपिड है। भाई लिपिड में फास्फोरस हो गया ना, फॉस्फोलिपिड हो गया, फास्फोरस जुड़ गया तो फॉस्फोलिपिड हो गया। ये कोशिका झिल्ली में मिलेंगे। कौन सा एग्जांपल होगा इसका? लेसिथिन। कुछ ऊतक विशेष तौर पर तंत्रिका ऊतक में अधिक जटिल संरचना के लिपिड पाए जाते हैं। किसमें मिलेंगे? तंत्रिका ऊतक में। जीवों में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक विषम चक्रीय वलय युक्त भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो विषम चक्रीय वलय युक्त होते हैं। इनमें से कुछ कौन से हो गए? नाइट्रोजन क्षार हो गया, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। ये शर्करा से पिरिमिडीन और पायरिडीन, प्यूरिन और पिरिमिडीन, सॉरी, में उपलब्धता होती है, इनमें एक, ठीक है। प्यूरिन में थाइमिन मिलेगा और पिरिमिडीन में यूरेसिल मिलेगा। ये शर्करा से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। जैसे ही नाइट्रोजन क्षार में सुगर जुड़ेगा तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। यदि में फॉस्फेट समूह भी शर्करा से स्टिरीकृत रूप में हो जाता है तो उनको न्यूक्लियोटाइड। यानी पहले क्या है? ये नाइट्रोजन बेस है, एनबी। एनबी में अगर जैसे ही सुगर जुड़ा तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। जैसे ही इसमें फॉस्फोरस जुड़ेगा क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन व साइटिडीन जो है वो न्यूक्लियोसाइड है। टिडीन जो जुड़ गया वो न्यूक्लियोसाइड। एडिनिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड है, साइटिडिलिक एसिड, ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। लिक एसिड, ये जो है वो न्यूक्लियोटाइड है। आपको इसके नाम से ध्यान रखना है। अगर आपके में आ जाता है एडिनिलिक एसिड तो ये आपको पूछ लेगा ये न्यूक्लियोटाइड है या फिर कोई दूसरा है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपको क्या टिक करना है? न्यूक्लियोटाइड है, एंटी। न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए व आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। क्लियर? इसकी जो डायग्राम्स हैं, डायग्राम मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपन अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। आगे हम फिर चर्चा करेंगे। आगे प्राथमिक और द्वितीयक उपापचय, ब्रैज